Hello everyone, welcome to Knowledge IQ. In this video, we will discuss the biography of भगत सिंह. तो बेसिकली भगत सिंह की बायोग्राफी का जो पार्ट 1 था वो बहुत पहले ही अपलोड हो गया था और कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से और तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से जो है मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा था. तो ये पार्ट 2 मैं थोड़ा लेट लेके आ रहा हूँ. इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं. मेरा नाम है शशांक लखेरा और इसके पहले जो मैंने पार्ट 1 डाला है, अगर आपने उसको पहले नहीं देखा तो आप पहले उसको देखें और फिर आप पार्ट 2 देखें. पार्ट 1 में जो है मैंने चाइल्डहुड की बात की थी भगत सिंह के, वो चाइल्डहुड से कैसा उनका नेचर था. वो महात्मा गांधी से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और महात्मा गांधी को वो बहुत मानते भी थे. जब 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू हुआ, लेकिन 1920 में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो चालू हुआ था और 1922 में होता क्या है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं. क्यों? क्योंकि चौरा चौरी जो है केस वो हो जाता है और वहाँ पे जो है कुछ पुलिस ऑफिसर्स को जो है जला दिया जाता है. तो इस चीज़ को लेके जो है वहाँ से वो अपना ड्रॉबैक कर लेते हैं. उस मूवमेंट से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वहाँ पे ख़त्म हो जाता है. फिर गांधी जी जेल में जो है उनको ले जाया जाता है. तो बेसिकली हमने इन सब चीज़ों पे बात की थी. 1926 तक तो सब चला. 1924 में आपको पता है, आपने हिस्ट्री पढ़ी हुई है, 1924 में HSRA बना था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिक एसोसिएशन. सो बेसिकली HSRA ये बन गया था और इसको जो है पहले ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था, फिर बाद में इसको हिंदू जो सोशलिस्ट वर्ड है वो इसमें 1924 में ऐड किया गया. ये भगत सिंह ने ही किया था और ये फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली में जगह है वहाँ पे ये किया गया था. 1927 से हम बात चालू करेंगे. 1927 में ही साइमन कमीशन आ जाता है. साइमन कमीशन और उसके पहले आपको पता है कि 1909 में मॉर्ले मिंटू रिफॉर्म आया है और ये 10-10 साल में इसको रिव्यू करना था. तो 1909 में आया एक बार, 1919 में आएगा और फिर 1929 में आएगा, लेकिन इलेक्शंस होने की वजह से 1927 में ही आ जाता है. तो इस चीज़ को रिव्यू करने के लिए जो है साइमन कमीशन जो है वो भी आता है. साइमन कमीशन जो है इसी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए आता है कि क्या चीज़ें और हम ऐड करें उस संविधान में या उस चीज़ में, उस जो एक्ट बनाया गया है उसमें हम क्या चीज़ें और ऐड करें कि जिससे जो है सबको बेनिफिट हो. लेकिन एक मिस्टेक रहती है इस साइमन कमीशन में, वो ये रहता है कि इसको व्हाइट मैन कमीशन भी बोलते हैं. सबसे पहले तो ये भी आप जान लो. और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसमें करीब जितने भी लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं शायद, और ये जो 5 पर्सन होते हैं ये पूरे ब्रिटिशर्स रहते हैं. तो यहाँ पे हैं इंडियन जो है वो बहुत नाराज़ हो जाते हैं कि भाई हमारा जो है आप हमारे लिए एक्ट बना रहे हो और इसमें एक भी इंडियन नहीं है. तो एक भी इंडियन ना होने की वजह से इसको प्रोटेस्ट शुरू होते हैं. साइमन कमीशन भारत में आता है, इसको व्हाइट मैन कमीशन भी बोला जाता है. लेकिन होता क्या है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं हर जगह. लाहौर में आपको बहुत प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे, पंजाब, दिल्ली, सो बेसिकली बहुत सी जगह जो है आपको, पूरी जगह जो है आपको जो प्रोटेस्ट है वो देखने को मिलेंगे साइमन कमीशन के अपोजिट. होता क्या है, इसी में जो है लाठीचार्ज, जब पब्लिक इतनी ज़्यादा हो जाती है, कंट्रोल नहीं होती और बहुत लोग नारे लगाते हैं कि साइमन गो बैक. ये बहुत ही फेमस जो है लाला लाजपत राय का जो है ये उस समय जो नारा रहा है और इसको जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया कि साइमन गो बैक किसका नारा था. तो लाला लाजपत राय का नारा था ये. और इसी समय जो है लाठीचार्ज हो जाती है लाहौर में. अब लाहौर में जब लाठीचार्ज होती है, आपको पता है कि उस समय तो भारत पाकिस्तान एक ही था, ठीक है, तो लाहौर भी इंडिया ही का हिस्सा था क्योंकि वहाँ पे उस समय आज़ादी भारत के लिए लड़ रहे थे, मतलब भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे. लेकिन हाँ, जिन्ना के दिमाग में कुछ और चल रहा था. तो बाद में फिर जो है वो पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का और फिर बाद में रेडक्लिफ ने जो है वो बॉर्डर ड्रॉ करी. वो खैर वो अलग बात है. यहाँ पे जो होता है लाठीचार्ज होती है लाहौर में, लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं. बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट होता है. जब लाला लाजपत राय की इतनी बेकार स्थिति हो जाती है, उनको इतना जो है ज़्यादा चोट आती है कि उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है. इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट होता है यहाँ पे कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो रहता है जेम्स, उसके पास लाठीचार्ज का ऑर्डर वो दे देता है कि भैया लाठीचार्ज करो, ठीक है, इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल. तो लाठीचार्ज होती है, उसमें लाला लाजपत राय घायल होते हैं और आखिर में जो है उनकी डेथ हो जाती है. लेकिन भगत सिंह को ये बात बिल्कुल उनके दिमाग में बैठ जाती है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई है और इसका जो है बदला हम लेके रहेंगे, हम रिवेंज बिल्कुल लेंगे. होता क्या है कि मारना रहता है जो
जेम्स है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये देखिए यहाँ पे जेम्स सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रहते हैं, लेकिन मार दिया जाता है जो उनसे आप मान लीजिए DY रैंक के जो अधिकारी रहते हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो रहते हैं, उनको सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वो रहते हैं, उनको मार दिया जाता है, सोरेंडस को। तो यहाँ पे जो है थोड़ी सा जो गाड़ी का नंबर है वो मिस्टेक हो जाती है उस चीज़ को समझने में, तो यहाँ पे उस वजह से जो है ये प्रॉब्लम होती है। आखिरी में SHRA जो रहता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो 1924 में बना है, ये डिसीजन लेता है कि हम जो है जो लाला लाजपत राय की जो है डेथ का जो है हम रिवेंज लेंगे, हम ये चीज़ का बदला जो है बिल्कुल लेंगे। होता क्या है कि इसमें जो है इस कॉन्स्पिरेसी को पूरी रचने में भगत सिंह का हाथ रहता है, जय गोपाल रहते हैं, दुर्गावती देवी रहती है, राजगुरु रहती है और सुखदेव भी रहते हैं। ये बहुत मेहनत करके पूरा प्लान बनाते हैं कि हमको जो है जेम्स हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, हमको उनको मारना है, लेकिन जॉन पी सोरेंडस को मार देते हैं ये धोखे में, क्योंकि उनको लगता है गाड़ी का नंबर, जो इनका जो प्लान रहता है कि जो है, और जिस जगह वो मारते हैं तो उस जगह वो ऐसी बिल्कुल लॉक्ड जगह है कि वहाँ से जो है आप भाग इतनी आसानी से नहीं सकते। तो बेसिकली जब ये भागते भी हैं तो एक इंडियन पुलिस ऑफिसर रहता है, वो सामने आ जाता है, तो उसको बोलते हैं कि हमें छोड़ दो, तुम इंडियन हो, इस वजह से हम तुम्हारे ऊपर गोली नहीं चला रहे, हमें तुम जाने दो। होता क्या है कि वो जेम्स को मारना चाहते हैं, लेकिन जो है सोरेंडस को मार दिया जाता है। कुछ जो कम्युनिकेशंस जो स्किल हैं, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन इज मिसिंग, तो कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है और मारना किसी और को होता है और वो किसी और को मार देते हैं। 19 दिसंबर 1928 को भगत सिंह क्या करते हैं, अब पूरे वो जहाँ पे मारते हैं तो लाहौर में पूरे में तो पुलिस लग गई है, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल वेल ड्रेस्ड मैन बनते हैं। वेल ड्रेस्ड मीन्स बिल्कुल हाई क्लास, तो ये हाई क्लास जो है मैन बिल्कुल बनते हैं। और जो कौशल्या जो देवी रहती हैं वो एक उनकी वाइफ का जो है रोल प्ले करती हैं, और जो राजगुरु होते हैं वो उनके नौकर बन जाते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि भगत सिंह जो है ड्रेस चेंज करते हैं और वहाँ से कलकत्ता की ओर भागते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको कोई नहीं पहचानता कि भगत सिंह है, तो इस वजह से वो यहाँ से निकल जाते हैं, ट्रेन में बैठ के चले जाते हैं। भगत सिंह कलकत्ता मूव हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो कुछ समय बाद आगरा शिफ्ट होते हैं। यहाँ पे जो है वो कुछ समय जो कौशल्या देवी हैं उनके साथ वो रहते हैं और उनके साथ बहुत समय बिताते हैं, तो वो समझते हैं कि ये भगत सिंह जो है बहुत ही इमोशनल पर्सन है और ये जो है देश के लिए बहुत सोचता है, मीन्स इसके लिए जो है नेशन सबसे पहले है, तो ये नेशन के लिए सबसे पहले सोचता है। दूसरा, इसे पता है कि पॉलिटिकल पार्टी अभी कोई पावर में नहीं है, मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी इतनी अच्छी नहीं है, और ये जो है देश के भविष्य के बारे में सोच रहा है कि इंडिया का जो फ्यूचर है वो कैसा होगा। तो बेसिकली इंडिया का फ्यूचर जो है, मतलब इंडिया का फ्यूचर ब्राइट हो, इस तरीके से जो है इनकी सोच थी। बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच थी भगत सिंह की, क्योंकि भगत सिंह जो थे वो बुक रीडिंग में बहुत, जो पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था उनको, और वो सबसे ज़्यादा पढ़ते थे लेनिन को, उन्होंने बिस्मार्क को पढ़ा, बिस्मार्क जिन्होंने जर्मनी को यूनाइट किया है, ठीक है, गैरीबाल्डी। तो इस तरीके से जो फेमस जो है आप अब्राहम लिंकन, मतलब जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ रही हैं, अब्राहम लिंकन्स वगैरह, ठीक है, और इतनी बड़ी बड़ी जो पर्सनालिटीज़ हैं इनको इन्होंने पढ़ा हुआ है। तो इनको जो इन्होंने पढ़ा हुआ है तो उनसे इनको बहुत कुछ सीखने को मिला। इन्होंने जितनी भी बायोग्राफी पढ़ी है, नेल्सन मंडेला, आप और भी जो बड़े बड़े लोगों की ऑटोबायोग्राफीज़ है वो इनने सब पढ़ी हुई हैं, तो काफ़ी इनको नॉलेज था, और पहले से ही अच्छे कॉलेज में पढ़े थे, अच्छे घर में जो है इनका जन्म हुआ, ठीक है, अच्छी शिक्षा इनको मिली। होता क्या है कि 1929 में लॉर्ड इरविन जो है वो 2 बिल जो है इंट्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए, असेंबली में बम केस, आपने बम कांड सुना होगा कि असेंबली में बम फेंक देते हैं। उस असेंबली में बम फेंकने का कारण ये रहता है कि लॉर्ड इरविन उस समय के जो हैं वाइसरॉय रहते हैं, और ये जो है 2 बिल इंट्रोड्यूस करते हैं। 8 अप्रैल 1929 को 2 बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। उसमें से पहला बिल होता है पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा होता है ट्रेड डिस्प्यूट। तो देखिए, होता क्या है पब्लिक सेफ्टी बिल क्या है कि भैया किसी भी संदेह में व्यक्ति को बिना किसी अपील, बिना किसी दलील के सीधे जो है जेल में डाल दिया जाएगा, उससे सवाल नहीं किए जाएंगे। शक हुआ, बिल्कुल थोड़ी सी भी भनक लगी कि हाँ भैया आप कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, आपको सीधे अंदर कर दिया जाएगा, कोई पूछताछ नहीं होगी कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, नहीं, सीधे अंदर। दूसरा, ट्रेड डिस्प्यूट बिल। अभी ट्रेड डिस्प्यूट बिल क्या है, देखिए होता क्या है, यहाँ पे बिल ले आते हैं। देखिए, पहले तो मजदूरों से 12 से 20 घंटे काम कराया जा रहा है,
ठीक है, इतने आस उनसे डायरेक्ट कंटिन्यूसली काम कराया जा रहा है। अब जब इतने कंटिन्यूसली उनसे काम कराया जा रहा है और उनको ना फूड दे रहे हैं ना वाटर दे रहे हैं, कोई भी चीज़ उनको नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे इरविन ये पैक्ट ले आते हैं कि इन लोगों से कुछ भी मत दो और इनको और ज़्यादा काम कराओ। मतलब पहले 12 घंटे हो रहा था, अब 20 घंटे तक काम कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, मर जाने दो लेकिन काम कराओ। ये 2 बिल थे। अब ये बिल आपको आई होप कि समझ में आ गए होंगे ये बिल क्या थे। भगत सिंह क्या करते हैं, एक आइडिया लेके आते हैं कि भाई हम जो है, जो ब्रिटिश सरकार है, जो ब्रिटिश डीप सरकार है, भी मतलब बहरी सरकार है, जो हम उसको जो है उनके कानों तक सिर्फ अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि भैया हम भी कुछ हैं, ठीक है, हमारा देश है तो हमारे लिए भी आप कुछ सोचो। इस चीज़ से वो एक आइडिया लेके आते हैं कि हम जो है असेंबली में बम फोड़ेंगे, हमारा इरादा किसी को मारने का नहीं रहेगा। उनकी ये बिल्कुल पॉलिसी था कि हमें किसी की जान नहीं लेना है। लेकिन और जो बम था वो बहुत कम इंटेंसिटी का था, हो चाहते तो वो बम भी है, दो बम बहुत हाई इंटेंसिटी का बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, वो किसी को मारना नहीं चाहते थे कि हमारी दुश्मनी ब्रिटिश सरकार से, किसी आम इंसान से नहीं है। ठीक है, हमारी तो दुश्मनी ब्रिटिश सरकार से, ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे, हम लोग को परेशान कर रहे हैं। ठीक है, तो रामशरण दास और बी के दत्त ये जो है नॉमिनेट होते हैं कि भैया ये लोग जाके बम फेंकेंगे असेंबली में। लेकिन सुखदेव यहाँ पे एक चीज़ बोलता है कि भगत तुम पीछे हट रहे हो, आज पहली बार जब इतना बड़ा मौका मिला है और तुम जो है इस मिशन को बहुत अच्छे से लीड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम बहुत अच्छा बोलते हो और तुम जब वहाँ पे जाके बोलोगे, ठीक है, तो लोग तुम्हारी बात सुनेंगे और वहाँ पे जो जज है वो शायद तुम्हारी बात समझे। ठीक है, ब्रिटिश सरकार तुम्हारी बात समझेगी क्योंकि तुम्हारे में बोलने की स्किल्स बहुत अच्छी हैं और तुम पीछे हट रहे हो। तो यहाँ पे भगत सिंह बोलते हैं, वैसे चंद्रशेखर आज़ाद ने मना कर दिया था कि नहीं, भगत सिंह नहीं जाएगा, क्योंकि भगत सिंह को किसी भी रिस्क पे मैं नहीं डाल सकता। लेकिन फिर भी भगत सिंह बोलते कि नहीं, मैं जाऊँगा, और कैसे भी करके वो मना लेते हैं। इस प्लानिंग के लिए कई घंटों तक, कई दिनों तक जो है आगरा में मीटिंग चलती है। आगरा में मीटिंग चलने के बाद फाइनली डिसाइड होता है कि हम 6 अप्रैल को 1929 को बम फेंकेंगे। आप समझ रहे हो, एक आप जो है असेंबली में बम फेंकने जा रहे हो। असेंबली में बम फेंकना मतलब वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत होती है, तो इन सब से बच के जो है आपको करना है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने पर्चे लेके गए थे, तो इन्होंने पर्चे वहाँ पे फेंके। 6 अप्रैल 1929 को भगत सिंह जो है पहला बम फेंकते हैं, और बहुत ही कम इंटेंसिटी का बम होता है, जैसा मैंने आपको बताया। चाहते तो और हाई इंटेंसिटी का बना सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि उनको जो है लोगों की जान नहीं लेना है, हमें किसी की जान नहीं लेना है, सिर्फ हमें हमारी आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुंचाना है। पहला बम ये फेंकते हैं, फिर दूसरा बम भी फेंका जाता है दत्त के द्वारा, जो बी के दत्त रहते हैं, बटुकेश्वर दत्त, तो वो जो है दूसरा बम फेंकते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद चाहते थे कि मैं किसी भी तरीके से भगत सिंह को मतलब हारना नहीं चाहता, भगत सिंह को खोना नहीं चाहता, मैं चाहे कुछ भी हो जाए। चंद्रशेखर आज़ाद चाहते थे, और चंद्रशेखर आज़ाद आपको पता है इनका तो बहुत ही फेमस डायलॉग था, मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूँगा आखिरी दम तक। जब इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में इनकी जब डेथ भी हुई, जब इन्होंने खुद को गोली मार ली थी, उसमें से भी इन्होंने आखिर में यही चीज़ कही थी कि मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूँगा। मैंने सबकी ऑटोबायोग्राफी में पढ़ता रहता हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद की, भगत सिंह की। और भगत सिंह की ऑटोग्राफी जो है, मीन्स उनने तो नहीं लिखी, जो और इंसान है उन्होंने जो है लिखी हुई उस बुक, और उस बुक से मैंने ये सब जो है पार्ट लिए हुए। इसके बाद क्या होता है कि भगत सिंह जो है पुलिस अरेस्ट कर लेती है, और ये चीज़ चंद्रशेखर आज़ाद को पता थी कि अगर मान लो भगत सिंह वहाँ से नहीं भाग पाया, भगत सिंह भाग भी नहीं पाएंगे, कोई नहीं भाग पाएगा, क्योंकि भाई वो असेंबली है, असेंबली में इतनी पुलिस फोर्स सब कुछ होता है, आप कैसे भाग जाओगे वहाँ से। पुलिस क्या करती है, इनको अरेस्ट कर लेती है। अब जब पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो भगत सिंह खुद को सरेंडर कर देते हैं, अपने आप को बिल्कुल वो सरेंडर कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे पुलिस वाले ही कॉन्स्पिरेसी कर देते हैं। कैसी कॉन्स्पिरेसी होती है कि पुराने केस जितने भी हैं उन सबको निकाला जाता है जो भगत सिंह के नाम पे। ठीक है, तो इनको एक मिलिटेंट्स की श्रेणी में रखा गया है, ब्रिटिश सरकार ने इनको मिलिटेंट्स की श्रेणी में रखा हुआ है, मतलब एक उग्रवादी ग्रुप है ये। ठीक है, ये देश में हिंसा फैला रहे हैं, तो इसलिए इनको इस ग्रुप में रखा हुआ है अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश। ठीक है, उनके हिसाब से। जब 1929 में क्या है, ट्रायल शुरू हो जाते हैं। ट्रायल मतलब कोर्ट में जो है इनके खिलाफ केस जो है वो चालू हो जाता है। इनकी जो जमानत की जो अमाउंट है वो 50,000 रुपये रखी जाती है। लेकिन होता क्या है, इस तरीके से इनके लिए गवाह तैयार करे जाते हैं कि अप्रॉक्स 500 गवाह जो है वो तैयार हो जाते हैं, झूठे गवाह इनके लिए तैयार हो जाते हैं 500 गवाह। जय गोपाल इन्हीं के साथ में जो था, हंसराज वोहरा
और 3 अलग, इनके खिलाफ स्टेटमेंट दे देते हैं। इन्हीं के साथ ही इनसे धोखा कर देते हैं और इनके खिलाफ जो है स्टेटमेंट दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद भगत सिंह को है जो मियावाली जो जेल है लाहौर में, वहाँ भेज दिया जाता है। लेकिन उस जेल की कंडीशन इतनी ज़्यादा वर्स्ट होती है, खाना कहाँ बन रहा है, बिल्कुल बाथरूम है वहाँ पे, उसके बाजू में खाना बन रहा है, प्लस चूहे कूद रहे हैं। ठीक है, पीने की साफ पानी की व्यवस्था नहीं है। लेकिन जो ब्रिटिशर्स हैं उनको बाकायदा पूरी फैसिलिटीज़ मिल रही है, लेकिन भगत सिंह को नहीं मिल रही। ठीक है, भगत सिंह और उनके साथी जो भी हैं, इंडियंस जो भी हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं मिल रही। भगत सिंह क्या करते हैं, यहाँ पे हंगर स्ट्राइक कर देते हैं 97 डेज की। आप समझ सकते हैं कि ये वर्ल्ड में सबसे लंबी चलने वाली हंगर स्ट्राइक है, 97 डेज मायने रखता है। ठीक है, इसी समय जो है उनकी नाक से जो है नली डाल दी जाती है कि दूध पी ले या कुछ कर ले, लेकिन बिल्कुल जो है भगत सिंह बिल्कुल तस से मस नहीं होते। लेकिन होता क्या है, इसी के साथ साथ जो पब्लिक होती है जेल के अंदर भी, वो भी जो है प्रोटेस्ट करने लगती है और भगत सिंह के साथ आने लगती है कि हाँ भगत सिंह बिल्कुल सही कर रहे हैं। इस तरीके से जो है 97 डेज तक जो है पूरी जो है हड़ताल चलती रहती है और बहुत सारे पीपल जो है सपोर्ट में आ जाते हैं। 5 अक्टूबर 1929 को जो हंगर स्ट्राइक वो एंड कर देते हैं। ठीक है, और उनकी बहुत छोटी डिमांड थी कि भैया हमको साफ कपड़े दे दो, क्लीन क्लोथ्स दो, हमको अच्छा फूड दो। ठीक है, सोने की हमारे लिए अच्छी व्यवस्था कर दो, हमें कपड़े साफ दे दो, जो आप हमें चद्दर जो भी दे रहे हैं सोने के लिए वो अच्छे दे दो, बस हम इतना ही जो रहे, हमारे टॉयलेट जो है बाकायदा साफ हुए, बस इसके अलावा हमें और क्या चाहिए। इसके अलावा हम तो आपसे कुछ मांग नहीं रहे। उसके इस स्ट्राइक के बाद है जो भगत सिंह थे वो वापस जो है अपने ट्रायल पे फोकस करते हैं। उनको समझ में आ रहा था कि ये मेरे साथ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। ठीक है, ये कहते थे, जो पुलिस वाले जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे, वो कहते थे कि तुम जो है अपना जो है बयान बता दो, अपने लोगों के ठिकाने बता दो कि कहाँ कहाँ तुम्हारे HSRA के लोग हैं। ठीक है, हम तुम्हें छोड़ देंगे, मतलब तुम्हें हम बिल्कुल बाइज्जत छोड़ देंगे और तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये कहना था भगत सिंह का। ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि किसी भी तरीके से भगत सिंह को हमको मारना है, ऊपर से ही ऑर्डर थे कि भगत सिंह को बिल्कुल मारना है, चाहे कुछ हो जाए किसी भी तरीके से। तब तो उनके खिलाफ 500 गवाहों को जो है इकट्ठा कर लिया गया था, झूठे गवाह, जबकि 3-5 तो उनके साथ के ही थे, लेकिन मेन ये 5 की गवाही थी। और इसी की बिना पे उनको जो है जज जो था द हिल्टन ने जो है वो फांसी दी थी। और यहाँ पे जो थे बहुत ही सब फेक एविडेंस यूज़ किए गए थे भगत सिंह के खिलाफ, और जज भी बोलने लगे थे कि यार ये इतने सारे एविडेंस ला कहाँ से रहो। यहाँ तक कि SP जो था उसने खुद ये चीज़ बोली थी कि सर बहुत सारे जो है फेक एविडेंस हैं इनके खिलाफ। लेकिन सबसे मेन एविडेंस जो है वो जयगोपाल दे देता है कि हाँ भगत सिंह ने ही प्लानिंग की थी इस मर्डर की, और इस जो है सरेंडर्स को मारा गया था। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को डेथ की जो है सज़ा सुना दी जाती है, और उसके साथ साथ जो और भी लोग रहते हैं उनको जो है 7 साल की इम्प्रिजेंट जो रहते हैं उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिलती है। जैसे ही ये न्यूज़ अखबारों में आती है तो पूरा इंडिया जो है शॉक हो जाता है कि अरे भी कैसी न्यूज़ आ गई एकदम से कि भगत सिंह को फांसी का ऑर्डर दे दिया गया। जेसी हिल्टन जो है उसने ये ऑर्डर दिया था। एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार कि किस ने जो है भगत सिंह को फांसी दी थी। जज जेसी हिल्टन था उस समय। चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है प्लान बनाया था कि भगत सिंह को हम कैसे भी करके वापस लाएंगे, हम जेल की दीवारें तोड़ देंगे लेकिन हम भगत सिंह को वापस लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज़ है, देखिए 29 मार्च को उनको फांसी देने वाली थी। 29 मार्च 1931 को ये दिन डिसाइड किया गया था, लेकिन फांसी तो 23 मार्च को हो गई थी। ऐसा क्यों, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। देखिए होता क्या है कि कुछ प्रोटेस्ट इतने ज़्यादा हो गए थे भगत सिंह के लिए, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया था कि अगर हम इनको फांसी जल्दी नहीं देंगे तो गांधी जी अगर आगे आ गए, गांधी जी की बात तो माननी पड़ेगी। ठीक है, गांधी जी अगर बोल देंगे तो गांधी जी की बात तो माननी पड़ेगी। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, या आपने बहुत कम लोग ये जानते होंगे ये चीज़। जब भी ICS का बैच, सिविल सर्विसेज का बैच जब भी अमेरिका से, ये इंग्लैंड से निकला है, UK से निकला है, लंदन से, सिविल सर्विसेज का जो बैच होता है मतलब IAS IPS जो बनते हैं, पहले पेपर लंदन में होता था, बाद में फिर 1935 से पेपर जो है इलाहाबाद में शुरू हुआ। पहला पेपर PSC का इलाहाबाद में हुआ था। ICGS जो इंडियन सिविल सर्विसेज के जो लोग होते थे, जो सिलेक्ट होते थे, तो जब वो ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट करके अपने अपने प्रोविंस में जाते थे जहाँ वो कलेक्टर
बनेंगे, वो कलेक्टर बन के जो है वहाँ का जो है एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, तो उनसे जो है वहाँ पे पहले एक दो बात बोल दी जाती थी कि आप पहले तो दो लोगों से बात मत करना, एक तो महात्मा गांधी जी, दूसरे सरदार पटेल। बोले तुम सबसे बात कर लेना, बोले इन दो इंसान से बात नहीं कर लेना, बोले पहले अगर इनसे बात करना हो तो वहाँ लंदन से परमिशन मंगा लेना, उसके बाद इन लोगों से बात करना, क्योंकि ये बिल्कुल इनके जो स्किल्स हैं वो बहुत ही माहिर है, आपको पता नहीं कब बातों में घुमा लेंगे और आप नहीं समझ पाएंगे इनको, तो इसलिए पहले परमिशन मंगा लेना फिर बात करना है इनसे। देखिए, सबको पता था कि गांधी जी ही एक ऐसे इंसान हैं वो भगत सिंह को बचा सकते हैं। 1913 में हमने पढ़ा भी है, 1930 में गांधी इरविन पैक्ट होता है। अब ये गांधी इरविन पैक्ट जो है ये होता है इसी में, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट दांडी मार्च भी जो है शुरू हो गया, आपको पता 1930 में, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि सभी लोग ये जानते थे कि सिर्फ एक ही इंसान है जो मदद कर सकता है, वो है महात्मा गांधी। यहाँ पे गांधी जी तो ठीक है, बोस ये बोलते हैं यहाँ पे इस चीज़ को लेके कि गांधी जी ने पूरे अपने एफर्ट्स नहीं लगाए, अगर गांधी जी इस पैक्ट को तोड़ देते, इरविन जो पैक्ट हुआ था इसको तोड़ देते, तो शायद जो है भगत सिंह की जो है लाइफ बच जाती। लेकिन ये ऐसा खुद मतलब कहा जाता है कि गांधी जी उतने एफर्ट्स नहीं लगाए थे उन्होंने, क्योंकि भगत सिंह खुद नहीं चाहते थे कि वो रहें, वो सिर्फ यही चाहते थे कि हर घर में एक जो है भगत सिंह हो जो देश के लिए खड़ा हो, देश के लिए लड़े और लोगों को एक अच्छी लाइफ मिले। उनका सिर्फ यही एम था कि पूरे भारत को है अच्छी लाइफ मिले। और शुरू से ही उनकी, अगर आप पिक्चर्स भी देखते हैं तो लेजेंड ऑफ भगत सिंह आप देखो, उसमें बहुत कुछ बताया गया है। वो सिर्फ ये बात बोलते थे कि कांग्रेस कुछ नहीं देख रही, कांग्रेस सिर्फ ये देख रही है हमको आज़ादी चाहिए, लेकिन भगत सिंह ये सोचते थे कि आज़ादी के बाद हमको क्या करना है, आज़ादी मिलने के बाद रोजगार हमको कैसे देना है, इन सब चीज़ों पर भी डिस्कशन करते थे वो। तो काफ़ी ब्रॉड माइंड सोच थी भगत सिंह की। आखिर में फाइनल ट्रायल की बारी आती है। आखिरी में जब फांसी होने वाली होती है, उस समय की मैं आपको बात बता रहा हूँ, फिर भी भगत सिंह से मिलने तो उनके घर वाले आए थे, लेकिन राजगुरु और सुखदेव से मिलने कोई नहीं आया, उनसे मिलने कोई नहीं आया। फांसी के एक दिन पहले की ये बात है, कल फांसी होना है तो ये आज की बात है। और राजगुरु और सुखदेव से मिलने कोई नहीं आया। भगत सिंह के पिता आए, भगत सिंह से मिले, उनकी माता जी आई, उनकी 3 बहनें थी वो आई, एक छोटा सा एक उनके भतीजा भी था वो भी आया, तो वो भी मिलने आए थे भगत सिंह से, मीन्स उनके चाचा का बेटा था, तो वो बहुत रो रहा था। वो तो इतना रोया कि भगत सिंह का पूरा कुर्ता गीला हो गया था। भगत सिंह के पिताजी ने पहले भी बहुत कोशिशें की थी और उन्होंने ये भी चीज़ बोली थी कि भगत तुम मतलब वहाँ पे मैं तुमको कैसे भी करके बचा लूँगा, लेकिन मैं जो ऐसा बोल रहा हूँ तुम वैसा करो, तुम झूठ बोल देना कि तुम वहाँ नहीं थे, तुम उस समय मेरे साथ थे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, भगत सिंह ने बोला नहीं, अब मेरा जो है समय आ गया है और मैं चाहता हूँ कि हर घर में जो है एक भगत सिंह हो। और इस तरीके से जो है सब लोगों ने वहाँ पे बहुत रोया कि अब हम कभी तो मिलेंगे नहीं, ठीक है, भगत सिंह को हम कल देखेंगे भी नहीं। तो इस तरीके से जो है आखिरी दिन था ये, एक दिन पहले की बात है ये, जब फांसी जो है 23 मार्च को फांसी हुई थी और ये 22 मार्च की बात मैं आपको बता रहा हूँ। दिन आता है 23 मार्च 1931 का। 23 मार्च 1931 को ये वही दिन है जहाँ वार्डन चरत सिंह जो रहता है, जो भगत सिंह का बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है, वहीं पे एकदम से ऑर्डर आता है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाएगी और उनको जो है जो फांसी के फंदे में लटकाया जाएगा। जैसे ही ऑर्डर आता है तो भगत सिंह किताब पढ़ रहे होते हैं और उनका जो चरण सिंह रहता है, वार्डन जो दोस्त बन जाता है उनका, तो वो कहता है कि तुम्हारा भगत, तो वो उनका कहना ये था उस समय कि चुप रहो, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से बात कर रहा है। मतलब वो किताब पढ़ रहे हैं और वो किसी क्रांतिकारी की किताब पढ़ रहे हैं, तो एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से बात कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा देर शांत रहो। भगत सिंह समझ गए थे कि ऑर्डर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो जाना ही है। तो बस भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को अंत में जो है फांसी दे दी जाती है। लेकिन यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी कहानी है जो, और मैं आपको बता दूं कि भगत सिंह ने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी, लेकिन वो मिली नहीं। ब्रिटिशर्स ने, जो जेलर थे, जेलर ने जला दी या जो भी किया, इस बारे में कोई एविडेंस नहीं, लेकिन उन्होंने लिखी ज़रूर थी, ठीक है, अपनी जीवनी जो थी, उनकी ऑटोबायोग्राफी जो थी, उनने लिखी ज़रूर थी। ब्रिटिशर्स आखिरी में क्या होता है कि बॉडीज़ तक नहीं मिलती हैं, आपको पता है। 1931 में ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि उनको पता है कि बाहर इतना प्रोटेस्ट हो रहा है कि हमने फांसी दे दी भगत सिंह को,
क्योंकि 29 तारीख को होना थी फांसी, दे दी हमने 23 को। बाहर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब जब वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो क्या करते हैं वो लोग, पीछे के दरवाजे से लेके जाते हैं तीनों बॉडीज़ को, सतलज नदी के किनारे फेंक देते हैं। कुछ समय बाद जो है जब कुत्ते वहाँ पे आसपास घूमते हैं उन बॉडी के पास, तो उस बॉडी को जो है विलेजर्स डिस्कवर करते हैं, समझते हैं कि अरे ये तो भगत सिंह है। उसको, उन बॉडीज़ को वो उठाते हैं और प्रॉपर क्रिमेशन जो होता है, प्रॉपर जो उनकी सेरेमनी होती है वो करते हैं। उसके बाद जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो इस तरीके से जो है 1931 को, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी होती है। और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे वीडियोस को ज़रूर देखें और ऐसे लोगों की ऑटोबायोग्राफी ज़रूर पढ़ें। आप नेल्सन मंडेला को पढ़ें, आप एल्फ्रेड नोबल को भी पढ़ें, वो भी बहुत अच्छे थे। आप जो है अब्राहम लिंकन को पढ़ें, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला जो है उनकी बुक है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आप उनको पढ़ें। महात्मा गांधी की पढ़ें, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, तो वो भी बहुत अच्छी बुक है। तो बेसिकली ये सब जो चीज़ें हैं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं लाइफ में, और ये है फोटो भगत सिंह का। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। सो गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज ऑफ नॉलेज IQ।